गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू अच्छे से कर रही होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। हमारे आरएएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का जो हमारा टेस्ट है वो 44 नंबर टेस्ट रहने वाला है। अब से पहले हमने 43 टेस्ट कर लिए हैं और ये 43 टेस्ट है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रही हैं। इनमें हम आपका जो आरएएस प्री का सिलेबस है उसको पूरे को कवर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें जो अलग फैक्ट होते हैं, न्यू टॉपिक होता है, वो मैं आपको नोट डाउन भी करवाती हूँ, जिससे लगता है कि हाँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं। आज के अगर टेस्ट हमारे 44 नंबर टेस्ट की बात करें तो इसमें जो आज का सब्जेक्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे, साथ में ही आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया जियो के भी क्वेश्चन रहेंगे, और आपके ज़्यादा आगे जो अगला पार्ट है वो राजस्थान ज्योग्राफी का रहेगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। मैं जब आपको राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाती हूँ उसके बाद मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा करवाती हूँ, इसलिए क्योंकि इनसे है क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए आपके राजस्थान ज्योग्राफी है उसके हर टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे 20 से 25 आते हैं एग्जाम में, तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। आज का जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी का है वो नदियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आज हमें कवर करेंगे। तो आज का टेस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको क्लास पूरी लेनी है, साथ में जो न्यू फैक्ट हो, इम्पोर्टेंट तो आपके की पॉइंट हो, उनको नोट डाउन भी करना है। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने एकाधिकार समाप्त किया गया। तो हमें बताना है कि किस एक्ट के द्वारा है वो चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो समाप्त किया गया। सन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर हम 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसके द्वारा कंपनी का चीन के साथ जो व्यापार था और जो चाय का व्यापार था, ये दोनों का एकाधिकार है वो चलता रहा था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसके द्वारा है वो कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि भविष्य में राजनीतिक कार्य करने थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था। भटकल, कालीकट, कन्नौर और तोंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट है भटकल। भटकल पतन है वो कहाँ पर था? वो आपके पश्चिमी तट पर था। ये पतन हो गए, बंदरगाह हो गए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में करवाए थे कि कौन से पश्चिमी तट पर है, वो आपके बंदरगाह है। आपके पतन है कौन से? आपके पूर्वी तट पर है। तो अगर हम बात करें भटकल की तो ये पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था। अगर हम विजयनगर के शासकों की बात करें तो उन्होंने कहाँ पे? होनावर में, भटकल, मंगलोर और बक्कानूर, इनको जो बहमनी साम्राज्य था उसको हासिल करने के बाद है वो यहाँ पर उन्होंने व्यापार है वो पुण्य प्रारंभ कर दिया था। तो इसके कौन कौन से प्रमुख पतन थे? होनावर, भटकल, मंगलोर और बक्कानूर। और जो ये व्यापार थे ये अश्व व्यापार के लिए उन्होंने पुण्य है ये आपके जो पतन है वो प्रारंभ कर दिए थे। जो भटकल है ये पश्चिमी तट पर था। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई हुई, गोवा की स्वतंत्रता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु और कश्मीर का भारत में अधिमिलन। तो इनमें हमें बताना है कि इन घटनाओं का सही क्रम है वो कौन सा है, इनको सही क्रम से इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम सबसे पहले जो इसमें काम हुआ था वो हुआ था कश्मीर का भारत में अधिमिलन। तो इसमें अगर हम देखें तो कश्मीर ने जो विलय पत्र था उस पर कब साइन किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। तो सबसे पहले तो ये हुआ था। उसके बाद है वो हैदराबाद में पुलिस से कार्रवाई हुई थी। कब हुई थी? 1948 में।
फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, इनकी है वो श्रीनगर में मृत्यु हो गई थी। वो कब हुई थी? 1953 में। अगला है कि जो गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी तो भारत संघ में मिला लिया गया था। किसको? गोवा को। किससे? पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली। ये कब मिली थी? 1961 में मिली थी। तो अगर हम इनको अब क्रम से जचाएं तो ये होगा 26 अक्टूबर 1947 में, फिर 1948, 1953 और 1961। सबसे पहले आएगा डी। तो डी आपके दो में है तो एक और दो आपके होंगे नहीं। उसके बाद आपका हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही, फिर आपका श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु यानी सी पहले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। इस प्रकार भी आपके कई बार जो आपने देखा होगा कांग्रेस के अधिवेशन आते हैं उनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो अगर आप उनको भी पढ़ो तो उनको क्रम के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं जिनमें उनके जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनसे भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीजें होती है जब आप पढ़ो तो इनकी जो डेट है वो आपको याद करनी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? अब्दुल समद ने, बसावन, दसवंत और महेश। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। दसवंत थे, उन्होंने मानसिक संतुलन बिगड़ने से है वो आत्महत्या कर ली थी। अब अगर बात करें कि ये दसवंत कौन थे तो इनके लिए एक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा का प्रथम अग्रणी चित्रकार घोषित किया गया था किसको? दसवंत को। किसने किया था? तो जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने इसको, जो दसवंत है इसको प्रथम अग्रणी चित्रकार है वो घोषित किया था। अग्रणी चित्रकार। तो अगर आपसे पूछ ले किसको घोषित किया गया था तो आपको दसवंत को। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि संतुलन बिगड़ने से आत्महत्या की थी दसवंत ने। कब की थी? इन्होंने 1584 ईस्वी में की थी। तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? जो असत्य दिया हुआ है वो हमें चुनना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर की थी? इन्होंने बंबई में की थी। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी, लेकिन जो इसका मुख्यालय था वो लाहौर कब स्थापित किया गया था? कि लाहौर को बंबई से लाहौर कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1877 में। तो आपको याद रखना है आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर कब किया गया? 1877 में। आर्य समाज था उसका उद्देश्य क्या था? ये कि जो सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में भारत को बांधना था। अगला, आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता है वो पंजाब में मिली। बिल्कुल सही बात है। पंजाब में तो इनको सर्वाधिक सफलता मिली थी। बाकी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और आपके गुजरात में, इनमें भी इनकी जो आपको आर्य समाज था इसका सफल प्रयास है वो यहाँ पर भी रहा था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। तो इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आगे बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती का कभी राजस्थान में आगमन नहीं हुआ। ये गलत है क्योंकि हमने पीछे ही इसके बारे में पूरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। किसमें? हिंदी में लिखी थी। इसकी रचना है इन्होंने उदयपुर में की थी। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? इसका प्रकाशन है वो अजमेर में हुआ था। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है। और दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो अगर इनके शुद्धि आंदोलन के बारे में पूछ ले तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर लिया था तो इस आंदोलन के माध्यम से वो पुण्य हिंदू धर्म में शामिल हो सकते थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान में आए थे, उन्होंने जन जागरण भी किया था। और इनके अगर ये पूछ ले कि मृत्यु कहाँ हुई थी तो अजमेर में हुई। तो असत्य है वो आपको हम सभी को पता है कि ऑप्शन 4 दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन।
अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित इसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? शहबाजगढ़ी और सोपारा, धौली और जोगगढ़, संघ विघटन रोधी अभिलेख और निगाली सागर अभिलेख। इसमें हमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धौली और जोगगढ़। अगर धौली और जोगगढ़ की बात करें तो ये दोनों है वो अलग अलग कलिंग अभिलेख है, पृथक पृथक यानी अलग अलग है, ये कलिंग अभिलेख है। अगर इन अभिलेखों की बात करें तो इसमें तोसाली और समापा इन दोनों के जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये कलिंग अभिलेख है वो लिखे गए हैं। याद रखना है धौली और जोगगढ़ में दो पृथक अलग अलग कलिंग अभिलेख मिले हैं जो कि तोसाली और समापा के जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में जो युद्ध और हिंसा हुई थी इसके कारण जो कलिंग नरसंहार हुआ था, कलिंग नरसंहार हुआ था, उसमें उसके अंतर्मन की व्याख्या प्रकट इनमें की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय कृषि है ग्रीष्मकालीन वर्षा की वृहत मात्रा पर निर्भर करती है, अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है, कृषि प्रदेशों में एक निम्न उत्पादक है, केवल दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में यह होने वाली कृषि है। इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर भूमध्य सागरीय कृषि की बात करें तो जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है ये एक विशिष्ट जलवायु पर निर्भर करती है, विशिष्ट जलवायु। इस कृषि के में जो वर्षा की बात करें तो ये शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, शीत ऋतु में इसमें वर्षा होती है, लेकिन जो इसकी ग्रीष्म ऋतु होती है वो प्राय है वो शुष्क रहती है और शीत ऋतु में है वो वर्षा होती है। तो ये इसकी एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु होती है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो सबसे ज़्यादा है जो भूमध्य सागर है उसके तटीय भागों में मिलती है, यानी कि जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो मध्यम और दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे, और चिली का अगर मध्य क्षेत्र देखें वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के कुछ दक्षिणी भागों में, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है वहाँ पे, और जो यहाँ पे जो डार्लिंग नदी है उस डार्लिंग नदी के बेसिन में जो निम्न भाग है बेसिन का वहाँ पे है ये खेती है वो अधिकतर होती है। जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये फलों उत्पादन कृषि है, यानी फलों का उत्पादन यहाँ पे अधिकतर होता है। तो विश्व में वो प्रसिद्ध है फलों के उत्पादन के लिए, इसीलिए अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर है वो रसदार फल है अधिक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और फिर नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसे हमें चुनना है। इस साइड है वो सम्मेलन दे रखे और इस साइड इनका स्थान दे रखा है। तो हमें सिर्फ स्थान याद नहीं करना, इनके बारे में पूरी डिटेल देखनी है कि ये सम्मेलन कहाँ हुए थे, कब हुए थे, और स्थान देखना और किसके लिए इनका आयोजन है वो किया गया था। सबसे पहले हम कोप फर्स्ट की बात करेंगे। ये जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके बर्लिन में, और बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है। बर्लिन है जर्मनी में। कब हुआ था? ये 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में ये हुआ था। तो कोप फर्स्ट है बर्लिन जर्मनी में 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में हुआ था। इस सम्मेलन की बात करें कि क्यों हुआ था, तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो वैज्ञानिक और जो तकनीकी निकाय थे उसकी प्रतिबद्धता है इसमें दिखाई गई थी, यानी संयुक्त रूप से इनकी गतिविधियों पर सहमति देखी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु का ये पहला उपाय था। तो आपको पता हो गया कोप फर्स्ट है वो कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995। तो ए में आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोप 8 की बात करें हम तो कोप 8 है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? ये हुआ था 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2002 में हुआ था। तो हमें याद रखना है, क्योंकि ये तो इसलिए भी याद करना है कि हमारे भारत में हुआ था। तो कोप 8 है वो नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2000।
1 नवंबर 2002 में हुआ था। ये जो सम्मेलन था इसमें जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों पर जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव को कम करने के जो प्रयास थे उन पर बल दिया गया था। तो हमें याद रखना है COP 8 है वो नई दिल्ली में हुआ, 2002 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो विकासशील देश है उनमें जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उसको कम करने के लिए है, कम करने के जो प्रयास है उन पर बल दिया गया था। तो बी में आपका 3 आ जाएगा। COP 21 की बात करें तो COP 21 है ये कहाँ हुआ था? COP 21 है आपका हुआ था ये आपके 2015 में पेरिस सम्मेलन में हुआ था। तो इसमें भी आपको 2 चीज याद रखनी है। COP 21 है पेरिस में हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ। COP 22 की हम बात करें तो COP 22 है ये मराकेश। कहाँ पे? मराकेश। और मराकेश कहाँ पे? मोरक्को में। और कब हुआ? 2016 में हुआ। और इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में जो 2015 का जो पेरिस सम्मेलन था, पेरिस समझौता था, तो इस पेरिस समझौते को कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए इसकी मदद के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे उन पर बातचीत करने के लिए ये सम्मेलन है वो किया गया था। मराकेश कहाँ पे? मोरक्को में। तो इसमें आपके ए में आ जाएगा 2, बी में 3, सी में आपका फर्स्ट आ जाएगा, सी में आपका 4th आ जाएगा और डी में आपका 1st आ जाएगा। नीचे जो कूट दिया हुआ होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस साइड है वो पठार दिए हुए हैं, इस साइड है वो देश दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से पठार है कौन सी देश में है और उसमें जो सुमेलित नहीं है यानी असंगत दिया हुआ है वो हमें देखना है। सबसे पहले बात करें ओजार्क पठार की, तो ओजार्क पठार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जो इसके जो मिसौरी प्रांत है, मिसौरी और अरकानसस प्रांत में है। तो आप याद रखना कि मिसौरी प्रांत में है। कई बार इन पठारों का आकार भी पूछ लेता है। तो अगर औजारक जो आपका पठार है उसकी बात करिए कि ये पठार किस प्रकार का है, तो ये गुबंदाकार है पठार है। कौन सा? औजारक। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला अगर अडामावा की बात करें तो अडामावा का पठार है वो नाइजीरिया व कैमरून की जो सीमा है वहां पर है और इस पठारी भाग में जो नदियां हैं उनका उद्गम है वो ज्यादा है, नदियों का यहाँ पर है वो उद्गम होता है। तो अडामावा कहाँ पे? नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर है। आगे हम बात करें किम्बरले पठार की, तो किम्बरले पठार है ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है 3rd हो जाएगा कि जो गलत दिया हुआ है। किम्बरले का पठार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में। और इसमें मैंने एक बार पहले आपको ये बताया था कि जो किम्बरले पठार है वो किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ से हीरा, लोहा, तांबा और चांदी है, इनका खनन है यहाँ से होता है। तो ये हीरा, लोहा, तांबा और चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाई का पठार की बात करें तो ये अंगोला देश में स्थित है और ये एक अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। और जो बाई का पठार है यहाँ पे क्या होता है? ये बॉक्साइट जो खनिज है उसके खनन के लिए उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन 3rd। किम्बरले कहाँ पे? किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। विश्व की सबसे खारी झील है मृत सागर झील। इसमें हमें सत्य कथन बताना है और ये तीनों के तीनों कथन है वो सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले दिया गया कि विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है, तो ये बिल्कुल सही देश है, सही आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए किस देशों में फैली हुई है, तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बोलीविया और पेरू देश में, बोलीविया व पेरू देश में। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। टिटिकाका झील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया व पेरू देशों में फैली हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किस पर्वत पर स्थित है, तो ये आपके एंडीज पर्वत पर स्थित है।
एंडीज पर्वत पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगली अगर हम बात करें बेकाल झील की, बेकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ये रूस में स्थित है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आपकी बेकाल झील है। और आपको एक याद रखना है और इम्पोर्टेंट भी क्या चीज की जो बेकाल झील है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में, धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक ये भी आपके लिए फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगली बात करें विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर झील है, बिल्कुल सही है। ये कौन से, ये एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है कहाँ पे, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जो जॉर्डन देश है उनके मध्य में ये झील है आपकी स्थित है, इसे मृत सागर झील कहते हैं। और ये विश्व की आपकी क्या है, विश्व की सबसे खारी, सॉरी विश्व की सबसे खारी नहीं है, ये विश्व की दूसरी खारी झील है, दूसरी सबसे खारी झील है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत हो गया, ऑप्शन सी इसमें गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक व बी है वो आपके सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर नहीं है, विश्व की सबसे दूसरे नंबर पे जो खारी झील है वो है आपकी मृत सागर झील। इसके बारे में एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे खारी झील होते हैं इनकी लवणता पूछ ली जाती है। अगर आपसे पूछे तो 238 प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अफ्रीका का किम्बरले नगर हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है। मिस्र देश का काहिरा नगर सूती वस्त्र हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सत्य हैं। इस क्वेश्चन में जो दोनों के दोनों कथन है बिल्कुल सही दे रखे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का किम्बरले नगर हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। आगे अगर हम बात करें मिस्र देश का काहिरा नगर, तो जो काहिरा नगर है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा नगर है। अगर आपसे पूछ ले तो काहिरा है वो आपके क्विज का अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। और ये इसमें अगर देखें तो काहिरा नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका कथन ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें इनका मिलान करना होगा। जो हिमालय है उस हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो इस प्रकार किया गया है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो किसने किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इंपॉर्टेंट चीज है, विभाजन के आपके बारे में पूछ ले तो आपको बताना है कि जो सर सिडनी बुराड़ थे, सर सिडनी बुराड़, उन्होंने सबसे पहले है वो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। इन्होंने पूर्व से पश्चिम की ओर किया था, पूर्व से पश्चिम की ओर ये विभाजन किया था। इन्होंने जो ये नदियां हैं जैसे काली व तीस्ता हो गई, सिंधु व सतलुज हो गई, तो इनके जो मध्य जो स्थित भाग है उसको बताया था। जैसे हम पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय को इन्होंने सिंधु नदी व सतलुज के बीच वाले जो पर्वतीय भाग था उसको इन्होंने नाम दिया था पंजाब हिमालय। और इसका जो अधिकांश भाग है वो जम्मू कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है, तो इसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। इनसे और क्या पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में इसकी लंबाई पूछ ली जाती है कई बार कि इन हिमालयों की लंबाई देखें तो इनकी लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। और इसके बारे में क्या पूछा जाता है, और इसके बारे में है इन जो आपका ये क्षेत्र होता है इनकी जो आपको पर्वत श्रेणियां पूछी जा सकती है कि इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो आती है। अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो इसमें आपकी लद्दाख पर्वत जो पर्वत श्रेणी है वो आ जाती है, साथ में पीर पंजाल, धौलाधर और इसमें कौन सी आती है, इसमें जास्कर भी आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आपको याद रखनी है। इनके बारे में एक चीज याद रखनी है कि किन किन नदियों के बीच स्थित है, दूसरा लंबाई क्या है और तीसरा इनकी पर्वत श्रेणियां, ये तीनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि इसकी जो आपकी
जो ऊंचाई है वो किस क्रम से है, तो इसकी ऊंचाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है वो कम होती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जब ऊंचाई की बात करें तो कम होती जाती है। तो पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य हो गया। इसी प्रकार अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय है वो कौन कौन सी, वो सतलुज व काली जो नदी है उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इन नदी होती है, इनके बीच में जो 320 किलोमीटर क्षेत्र है, तो अगर इसकी लंबाई पूछ ले आपको तो 320 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर थी। अगर हम बात करें इसकी कि जो कुमायूं हिमालय है वो जो पंजाब हिमालय है उससे अधिक ऊंचा है। इसमें अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, कई बार पूछा जाता है, तो नंदा देवी है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इन चीज को भी याद रखेंगे। और यहाँ पर इनके मध्य वो जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक है इनके बीच है वो दून घाटियां पाई जाती है। तो कई बार अगर पूछ ले कि दून घाटियां कहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय में है दून घाटियां। अगला अगर हम बात करें नेपाल हिमालय की, नेपाल हिमालय तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। काली नदी और तीस्ता नदी। इसकी लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसको नेपाल हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो नेपाल में स्थित है। अगर इस पे पूछ ले आपके कि इस हिमालय के इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला फिर कौन सा है आपका, असम हिमालय है। जो आपका लास्ट बच गया वो कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय में नदियों की बात करें तो ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है उनके बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। लंबाई आपसे पूछ ले तो वो कितनी है, 750 किलोमीटर है। और इसमें अगर पूछ ले कि इसका विस्तार कहाँ पे है, तो जो असम है इसका सिक्किम में, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। और ये जो नेपाल हिमालय है उसके अपेक्षा में कम ऊंचा है। इसमें अगर चोटियां पूछ ले कि जो आपके असम हिमालय इसमें कौन सी महत्वपूर्ण चोटी है, तो नामचा बरुआ चोटी हो गई। एक कुल्ला कांगड़ी इसमें चोटी हो गई। और एक चोमोल हारी भी है इसमें, चोमोल हारी। तो अगर इनसे आपसे कई बार पूछ भी लेता है, एग्जाम में आ भी जाता है कि इन जो नेपाल हिमालय इसकी चोटियां बताइए, कुमायूं हिमालय उनकी बताइए, पंजाब हिमालय की बताइए, तो ये हमें बता सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमें बताना था पंजाब हिमालय वो सिंधु व सतलज के मध्य में है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली व तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। तो इसमें ये आपका क्रम हो जाएगा। नीचे जो भी ये कूट दिया हुआ होगा इसमें यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर लेना। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मैग्नीज का भंडार है वो धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य है। भारत का मैग्नीज उत्पादक में विश्व में 6वां स्थान है। हमें सत्य कथन है उसे चुनना है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही दे गए हैं। भारत में मैग्नीज का भंडार है वो धारवाड़ सेलों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। ये इसका अवरोही क्रम है। अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप याद रख सकते हैं मैग्नीज के उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और उसके बाद फिर आप कर्नाटक। भारत का मैग्नीज उत्पादक में विश्व में 6वां स्थान है। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 4th। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ से हमारी है वो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला संभाग पूछा है। जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह संभाग यानी उसमें जो नदी आती है वो कौन सी है,
कि वो आंतरिक प्रवाह की है, यानी उसका उद्गम है वो वहीं से हुआ है। तो जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीकानेर संभाग। आगे बढ़े अपन अगला क्वेश्चन। सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम का संबंध है वो किस नदी से है? साबरमती नदी, जवाई नदी, माही नदी और सोम नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, माही नदी का जो संबंध है वो सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। बाड़ी नदी, कोठारी नदी, चंबल नदी और मोरेल नदी कौन कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो इसमें देखें इनका प्रवाहित क्षेत्र तो बांडी नदी है, ये पश्चिमी रेगिस्तान में, आपका बिल्कुल सही। कोठारी नदी मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, चंबल नदी दक्षिणी पूर्वी पठार, हाँ क्योंकि दक्षिण से आती है और फिर पूर्व की तरफ चली जाती है। मोरेल नदी पूर्वी मैदान। तो ए में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी होगा। तो ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। गांगेय सूस नामक विशेष स्तनपायी जीव किस नदी के किनारे पाया जाता है? मिनाल नदी, खारी नदी, चंबल और बनास नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी के किनारे गांगेय सूस नामक विशेष स्तनपायी जीव है वो पाया जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है कई बार आते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। नदियां हैं इस साइड और इस साइड उनकी सहायक नदियां हैं, हमें इनकी सहायक नदियों से इनका मिलान करना है। सबसे पहले बात करें हम बनास नदी, तो बनास की सहायक नदी है खारी। लूणी की बात करें तो लूणी की सहायक है सुकड़ी। हमें पता है कि जो लूणी की सहायक नदियां उनके लास्ट में अड़े जरूर आता है, तो सुकड़ी। माही की बात करें तो माही की कौन सी है? माही की है मोरेन। और चंबल की बात करें तो काली सिंध। तो ए में आएगा आपका डी, ए में डी आपके 2 में है, तो ए और बी है वो तो होंगे नहीं। 2 की बात करें तो 2 में आपका आता है सी, 2 में सी दोनों में है। 3 में आएगा ए, तो 3 में आपके ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। राजस्थान में 12मासी नदियां कौन कौन सी है? बनास व चंबल, चंबल व बाणगंगा, चंबल और चंबल व काली सिंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी है वो राजस्थान में 12मासी नदी है। अगला क्वेश्चन। बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास व चंबल, चंबल व गंभीरी, चंबल व बामणी और चंबल व काली सिंध। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंबल व बामणी नदियों के संगम पर स्थित है बेसरोडगढ़ दुर्ग। और ये बेसरोडगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार कई और भी दुर्ग है जो मैं आपको एक जगह लिखवा देती हूँ, क्योंकि आप नोट डाउन करेंगे तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन है आपको कई बार पूछे जाते हैं कि नदियों के किनारे या फिर नदियों के संगम पर बने दुर्ग हमें बताइए। सबसे पहले अगर हम बेसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो चंबल और बामणी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ में। फिर अगर हम गागरोन की बात करें, गागरोन किला कहाँ पे है? झालावाड़ में। कौन कौन सी नदियों के किनारे है? तो ये आहू व काली सिंध, आहू व काली सिंध, काली सिंध नदियों के संगम पर है। अगले अगर हम शेरगढ़ की बात करें, शेरगढ़ दुर्ग जिसे क्या बोला जाता है? कोसवर्धन दुर्ग भी बोला जाता है, कोसवर्धन दुर्ग। कहाँ पे है? 12 में है, 12 में है। किन नदी के किनारे? ये है परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। अगला अगर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग खुद की बात करें जो चित्तौड़गढ़ में है, ये गंभीरी व बेड़च नदी, गंभीरी व बेड़च, बेड़च नदियों के संगम पर है। अगला अगर हम गढ़ पैलेस की बात करें जो कि कोटा में है, गढ़ पैलेस, गढ़ पैलेस कोटा में, कोटा दुर्ग कोटा में, ये चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। अगर हम बात करें जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग जिसे क्या बोला जाता है? स्वर्णगिरी भी बोला जाता है। जालोर में ये सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। और इसमें कौन सा बच गया हमारा? एक हमारा बच गया मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर
थाना दुर्ग, ये किसके, ये झालावाड़ में स्थित है। और ये परवन व जो कालीखांड नदी है, परवन व कालीखांड नदी, परवन व कालीखांड, कालीखंड, इन नदियों के संगम पर है मनोहर थाना दुर्ग, जो कि कहाँ पे है, झालावाड़ में है। इनको आप अच्छे से एक साइड में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको अच्छे से सारे दुर्ग याद हो जाए कि कौन कौन से दुर्ग वो किन नदियों के किनारे या फिर किन नदियों के संगम पर बसे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, जैन मंदिर किस, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ये टाइपिंग में थोड़ा हुआ है, इसमें यह बताना है कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। खारी नदी, जवाई नदी, मथाई नदी और मीठड़ी नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रणकपुर के जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, नदी व उद्गम स्थल के संदर्भ में असंगत युग्म चुनिए। हमें नदियां और उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं, उसमें जो असंगत है वो हमें बताना है। सबसे पहले बनास नदी, बनास नदियों का खरमोर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही। बाणगंगा नदी है, ये विराट की पहाड़ियाँ, विराट की पहाड़ियाँ यानी जयपुर जिले में जो विराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है बाणगंगा। कांतली की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, और कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी तारागढ़ पहाड़ियाँ नहीं है। कांकनी नदी की बात करें या फिर इसे काकने भी बोल देते हैं, काकने, ये कहाँ है, ये जैसलमेर जिले की है, जैसलमेर जिले की जो नदी है। और ये जो कैला या लोदरवा गांव है, लोदरवा गांव, इन गांवों के पास है वो कोटारी गांव है। इन गांव के पास कौन सा है, कोटारी गांव, उसी कोटारी गांव से इसका उद्गम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि इसमें असंगत यानी असत्य दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, दिर नामक जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। सरस्वती नदी, रूपारेल नदी, काकुंड नदी और साबी नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काकुंड नदी है, उस नदी पर दिर नामक जलप्रपात स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मेंथा नदी, कांतली नदी, रूपारेल नदी और रूपनगढ़ नदी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कांतली नदी है वो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे, ये याद रखना, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, माही नदी के संदर्भ में असत्य कथन है, हमें चुनना है। सैयद फखरुद्दीन की मजार माही नदी के किनारे, बिल्कुल सही। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान के स्वर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। जाखम, टिड्डी, गोमती, सुकली आदि इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसमें गलत दे दिया है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जाखम है, इसके साथ ईरू, सोम, अनास, हरण, चाप और मोरेन, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ना कि ये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इस साइड है वो नदियां के नाम दिए गए हैं और इस साइड है उनके उपनाम दे रखे हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। सबसे पहले रूपारेल की बात करें तो रूपारेल है, इसको क्या बोला जाता है, ये लसवारी नदी के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा है, ये अर्जुन की गंगा के नाम से जाने जाती है। चंबल है, उसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और लूणी को अंतःसलीला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ए में बी आना चाहिए, ए में बी है वो ए और सी नहीं हो सकता। फिर अगला 2 में बी होना चाहिए, तो 2 में बी है वो आपके ऑप्शन है 2 में ए, तो 2 में ए है आपके ऑप्शन है डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, इस साइड त्रिवेणी संगम दे रखे और इस साइड है वो नदियां दे रखी है। हमें इन त्रिवेणी संगम है उनको बताना है कि कौन कौन सी नदियों के संगम पर है ये त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो हमारे राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम हैं, जिनको हम अच्छे से यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। सबसे पहले वेणेश्वर धाम की बात करें तो ये कहाँ पे है, डूंगरपुर में है।
डूंगरपुर में है। कौन कौन सी नदियां हैं? माही, सोम और जाखम। तो ए में आ जाएगा डी। ए में डी आपके कौन कौन सी में है? एक में आप में डी है, आपके ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। फिर बात करें रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहाँ पे है? ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। और जो रामेश्वर घाट है ये बनास, चंबल व सीप है। तो बनास, चंबल व सीप इसी के सामने दूसरे में आ जाएगा बी। दूसरे में बी की बात करें तो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजमहल की बात करें तो राजमहल है ये कहाँ पे? ये टोंक में है। राजमहल टोंक है, इसमें बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी यानी तीसरे में सी आ जाएगा। देवधाम जोधपुरिया की बात करें तो देवधाम जोधपुरिया ये कहाँ पे? निवाई टोंक में है। ये कहाँ पे है? निवाई टोंक में। तो ये बनास, बांडी और मानसी यानी 4 में ए आ जाएगा। ये 4 तो हमने देख लिए। पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका है बिंगोद, बिंगोद भीलवाड़ा, बिंगोद भीलवाड़ा। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें बनास, बनास, मिनाल और बेड़च, बेड़च। तो ये पांचों के पांचों त्रिवेणी संगम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने एक साथ इनको पांचों को एक साथ बता दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है बिजराल पहाड़ियाँ, दिवेर पहाड़ियाँ, गोगुंदा पहाड़ियाँ और विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दिवेर की पहाड़ियाँ हैं वो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। पांचना बांध का निर्माण किस देश के आर्थिक सहयोग से किया गया है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अमेरिका के सहयोग से है वो पांचना बांध का निर्माण किया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है पांचना बांध है, पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है और किस स्थान में यानी किस जिले में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन। आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश है वो किस स्थान से होता है? नंदपुर झालावाड़ से, रायपुर झालावाड़ से, खरीबोर झालावाड़ से और करियाहाट बारा से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नंदपुर झालावाड़ से आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। आगे बढ़े अपन अपना अगला क्वेश्चन। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? हमें पता है गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है, झालावाड़ में। तो किस नदी के किनारे? इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रभागा नदी के किनारे गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? कांतली, साबी, काली सिंध और कोठारी। काली सिंध इसमें नहीं होगी, काली सिंध इसमें आ गया तो चंबल ये है ही नहीं आंतरिक प्रवाह की। कांतली, मसूरदी, साबी और रूपनगढ़ ये हो सकता है। मोरेल, पार्वती, सोम और चंबल ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है और कारण आर दिया है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, सत्य विकल्प का चयन करना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कि ऑप्शन सी कि ए तो सही दिया हुआ है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, लेकिन इसका जो पानी का यूज है वो सिंचाई में, पेयजल में और इसका आपका जो आपकी विद्युत बनती है उसमें भी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है और आर गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुँचे, जिससे मोटिवेशन मुझे भी मिले और सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल चुके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।